धन संपत्ति के मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका टाइटल है कोई भी मूर्ख नहीं है। ये जो बुक है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से है, जो आपको मनी की साइकोलॉजी के बारे में बताती है और ये आपको ज्ञान को बढ़ाने में, आपको पैसे को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अजय कुमार और मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रस्तावना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन। मैंने अपने कॉलेज के वर्ष लॉस एंजल्स के एक बढ़िया होटल के सेवक के रूप में बिताए। वहाँ एक तकनीकी कार्यकारी अतिथि के रूप में मैं अक्सर आया करता था। वह काफ़ी प्रतिभावान था। उसने लगभग 20 वर्ष से ही कुछ ही अधिक की आयु में वाईफाई का एक मुख्य घटक डिज़ाइन कर पेटेंट किया था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेतहाशा कामयाब था। धन संपत्ति के साथ उसका जो संबंध था उसे मैं असुरक्षा और बचकानी मूर्खता का मेल कहूंगा। वह $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी लेकर साथ में घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वह देखना चाहते हो या नहीं। वह बिना किसी संदर्भ के अपनी धन संपदा की खुलकर डींग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई हजार डॉलर की रकम दी और कहा, गली में वो जो जवाहरात की दुकान है वहां जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। एक घंटे बाद हाथ में सोने के कुछ सिक्के लिए वह कार्यकारी और उसके दोस्त एक डाक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए जो प्रशांत महासागर के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे ज्यादा दूर गया इस बात पर बहस करते और ठहाके मार कर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने होटल के रेस्तरां में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वह $500 का लैंप था और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? कार्यकारी ने अविश्वासपूर्ण पूछा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है, ज्यादा दिन नहीं। कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वह दिवालिया हो गया। इस कथा किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति के मामले में आप कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं, यह इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज़्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सिखाना कठिन कार्य है उन्हें जो भी वास्तव में होशियार हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो दे एक वित्तीय आपदा हो सकता है। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं है धनी हो सकते हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसे व्यवहारिक कौशल हों जिनके लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि आरंभ होती है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी जनहितैषी, निवेशक, जैनिटर और गैस स्टेशन परिचर थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ था। वे अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वे प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे उनके जीवन के बारे में बताने योग्य कुछ ज़्यादा नहीं था। उनका जीवन इतना सामान्य था कि जितना किसी का भी हो सकता है। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की आयु में वो विधुर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाह नहीं किया। उनके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस विनीत ग्रामीण जेनिटर ने सुर्खियां रची। 2014 में 2,81,350 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई है। इसमें से 4,000 से ज़्यादा लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड भी उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व जेनिटर ने अपने सौतेले बच्चे के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वो चकराए हुए थे, उनके पास इतना सारा पैसा आखिर आया कहाँ से।
बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्होंने पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की जब तक वह छोटी सी निवेश राशि बढ़ाकर $8 मिलियन में बदल गई। बस इतना ही। और एक जेनिटर से जन हितैषी। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ माह पहले रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचार्ड फुस्कॉन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मॉरिन लिच कार्यकारी के पास एक एमबीए की डिग्री थी और उसने वित्त व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 की उम्र में ही सेना सेवानिवृत्त होकर एक जनहितैषी बन गया। पूर्व मेरिल सीईओ डेविड कॉमास्की ने फुस्कॉन की व्यवसाय कुशाग्रता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफी प्रशंसा की। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने एक बार उन्हें सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाली तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कॉन ने ग्रीनविच कनेक्टिंग में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर रोन। इस घर में 11 गुसलखाने थे, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च $90,000 से भी अधिक था। फिर वर्ष 2008 का वित्तीय संकट आ गया। इस संकट ने वस्तुतः सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कॉन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक ऋण और अनकदी परिसंपत्तियों ने उसे दिवालिया बना दिया। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2000 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया। 2018 में ग्रीनविच मैंशन की बारी थी। अपनी परिसंपत्ति दान में देने से 5 माह पहले रिचार्ड फुस्कून का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नजारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75% कम की राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कन लालची, और बस इतना काफी था दोनों के बीच के शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहाँ सीख रोनाल्ड की तरह ज्यादा और रिचार्ड की तरह कम बनने की नहीं है। और बस इतना काफी था दोनों के बीच की शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहाँ सीख रोनाल्ड की तरह ज्यादा और रिचार्ड की तरह कम बनने की नहीं है। हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में ये कितनी अनोखी हैं। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉलेज डिग्री, प्रशिक्षण पृष्ठभूमि, औपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हो। मैं ऐसा कोई और उद्योग नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हृदय प्रत्यारोपण कर सके, यह बिल्कुल असंभव है। या फिर श्रेष्ठ प्रशिक्षित वास्तुकारों से बेहतर गगनचुंबी इमारतें बना सके। ऐसी भी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जेनिटर किसी विश्व में जाने माने परमाणु इंजीनियरों को मात दे सके। लेकिन निवेश के क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड के रिचार्ड फुकमैन को का सहवर्ती होने के 2 स्पष्टीकरण हैं। पहला, वित्तीय परिणाम भाग्य द्वारा संचालित होते हैं और इसका बुद्धिमत्ता एवं प्रयास से कोई संबंध नहीं होता। यह कुछ हद तक सच है और यह किताब इस पर विवरण में चर्चा करेगी। या दूसरा, और जो मेरे अनुसार अधिक सामान्य है, कि वित्तीय सफलता कोई कठिन कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक व्यवहारिक कौशल है जहां आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। मैं इस व्यवहारिक कौशल को धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहता हूँ। इस किताब का उद्देश्य लघु कहानियों के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना है कि व्यवहारिक कौशल संपत्ति की तकनीकी पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इस प्रकार करूंगा कि सभी रीढ़ से लेकर फुस्कॉन और बीच में बाकी सब बेहतर वित्तीय निर्माण लेना सीख सकें। और जैसा कि मैंने जाना है, यह व्यवहारिक कौशल काफी अगोचर है। वित्त को मुख्य तौर पर गणित आधारित क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां आप किसी फॉर्मूले में डेटा डालते हैं और फॉर्मूला आपको बताता है कि आपको क्या करना है, और यह मान लिया जाता है कि बस यह आप यह कर लेंगे।
व्यक्तिगत वित्त में यह सच है, जहां आपको यह बताया जाता है कि आपके पास 6 माह की आपातकालीन राशि और आय का 10% बचत के रूप में होना चाहिए। निवेश में यह सच है, जहां हमें ब्याज दर और मूल्यांकन के बीच पहले का सहसंबंध यथार्थ रूप से पता होता है, और यह कॉर्पोरेट वित्त में भी लागू होता है, जहां सीएफओ पूंजी का सटीक मूल्य माप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी बात बुरी या गलत है। बात यह है कि यह जानने से कि क्या करना है, और आपको यह पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या कुछ होगा। दो विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, और वो दो विषय हैं स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य सेवा उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक विजय है जिसमें विश्व भर में आयु संभावना बढ़ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव शरीर के क्रिया संबंधी डॉक्टरों के पुराने विचारों को पलट कर रख दिया है, और इसके कारण वस्तुतः सभी अधिक स्वस्थ हैं। धन उद्योग, निवेश, व्यक्तिगत वित्त, व्यवसाय आयोजन, यह अलग ही कहानी है। वित्त ने पिछले 2 दशकों में विश्वविद्यालयों से सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। एक दशक पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय विषय था। क्या यह इस बात का प्रमाण है कि इससे हम बेहतर निवेशक बने हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वर्षों की सामूहिक प्रयत्न त्रुटि विधि से लेकर हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और विकसित रसायन बनाना सीखा है। लेकिन क्या प्रयत्न त्रुटि विधि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त में बेहतर होना सिखाया है? क्या ऋण में डूबने की हमारी संभावना कम हुई है, या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए अधिक योग्य हैं, या सेवा निवृत्त होने को अधिक तैयार हैं, या फिर धन दौलत हमारे सुख के लिए क्या करती है और क्या नहीं? क्या इस बारे में हमारे विचार यथार्थवादी हैं? मैंने तो इन बातों का कोई दमदार प्रमाण नहीं देखा। मेरे अनुसार ऐसा होने का कारण यह है कि हम धन दौलत के बारे में जो सोचते हैं और सीखते हैं वह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम भौतिक विज्ञान सीखते हैं, नियमों और विधियों के साथ, और न कि मनोविज्ञान की तरह भावनाओं और बारीकियों से। और यह मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना आवश्यक। पैसा हर जगह है, और यह हम सबको प्रभावित करता है, और हम में से अधिकांश को भ्रमित भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। यह हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमारे जीवन में कुछ पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे जोखिम उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ विषय ऐसे हैं जो यह जानने और समझने के लिए अधिक शक्तिशाली आवर्धक लेंस प्रदान करते हैं कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रति आचरण करते हैं वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। धन दौलत के मनोविज्ञान के प्रति मेरा स्वयं का अभिमूल्यन इस विषय पर 1 दशक से भी अधिक लेखन के द्वारा विकसित हुआ है। मैंने वित्त संबंधी लेखन 2008 के शुरुआती दिनों में आरंभ किया। यह एक वित्तीय संकट का भोर काल था और 80 वर्षों की सबसे बुरी मंदी। यह लिखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे लिए यह समझना आवश्यक था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन इस वित्तीय संकट के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वह यह थी कि कोई भी यथार्थ रूप से नहीं बता सकता कि क्या हुआ और क्यों, और इसे लेकर क्या सकते थे, और वह तो दूर की बात है। हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही विश्वसनीय खंडन भी था। इंजीनियर किसी पुल के ढहने का कारण बता सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो वह हिस्सा टूट जाएगा। भौतिक विज्ञान विवादास्पद नहीं होता, वह नियमों से चलता है। वित्त अलग है, यह लोगों के आचरण से चलता है, और मैं कैसा व्यवहार करता हूँ यह मेरे लिए सही हो सकता है, फिर भी आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है। वित्तीय संकट के बारे में जितना मैंने पढ़ा और सीखा उतना ही मैंने एहसास हुआ कि आप इसे वित्त की बजाय मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के द्वारा ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। यह समझने के लिए कि लोग ऋण में क्यों डूब जाते हैं, आपको ब्याज दर का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि आप लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करें। यह जानने के लिए कि निवेशक बियर मार्केट के तल पर क्यों बेच देते हैं। आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न का गणित समझने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता यह है कि आप उस व्यथा के बारे में सोचें
जो आपको अपने परिवार की ओर देखकर होगी यदि आपके निवेश उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हों। मुझे वोल्टेयर का यह अवलोकन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा दोहराता है। पैसे को लेकर हमारा आचरण कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। 2018 में मैंने उन 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वग्रह और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी, जिन्हें मैंने धन संपत्ति लेन-देन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसका शीर्षक धन संपत्ति का मनोविज्ञान था और लगभग 10 लाख में से भी अधिक लोगों ने इसे पढ़ा। इस किताब में मैंने इस विषय का और गहराई से अवलोकन किया है। रिपोर्ट में से कुछ लघु पैसेज बिना बदलाव के लिए गए हैं। आपके हाथ में फिलहाल ये 20 अध्याय हैं, जिनमें से हर एक मेरे अनुसार धन संपत्ति के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और प्रति अंत प्रज्ञात्मक विशेषताओं का वर्णन करता है। सभी अध्याय एक मूल विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन साथ ही अपना एक अस्तित्व भी रखते हैं और स्वतंत्र रूप से भी पढ़े जा सकते हैं। यह एक लंबी किताब नहीं है। आपका स्वागत है। अधिकतर पाठक उन पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते जिन्हें वे पढ़ना आरंभ करते हैं, क्योंकि अधिकांश इकलौते विषयों को 300 पृष्ठों के विवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय मैं 20 लघु बिंदु लिखना पसंद करूंगा जिन्हें आप समाप्त कर सकें, बजाय एक लंबी किताब के जिसे आप बीच में पढ़ना छोड़ दें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 नंबर 1। धन के साथ आपका व्यक्तिगत अनुभव। संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0% 0.0000001% मात्र है, लेकिन आपके विचारों अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूँगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, इस बारे में मैं बेहतर महसूस करेंगे, और दूसरे अपने पैसे के साथ क्या करते हैं, इस बारे में कम आलोचनात्मक। लोग पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में यह है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग, जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की आय अलग अलग है, जीवन मूल्य अलग अलग है, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और भाग्य का अनुभव किया, वे एक दूसरे से बहुत अलग अलग पाठ सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है, इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है, और आप जो अनुभव किया है वह कहीं अधिक प्रभावशाली है उनके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सब, आप, मैं और हर व्यक्ति धन दौलत कैसे काम करती है, इससे संबंधी अपने मूल्यों के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं। और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा वह जोखिम और प्रतिफल के बारे में जैसे सोचता है, एक समृद्ध बैंकर की संतान चाहे भी तो वैसे ना सोच पाए। एक व्यक्ति जो ऐसे जीवन में पला बढ़ा जहां मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, वहां उसने जो अनुभव किया, जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बढ़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया, 1990 के दशक के वैभव में काम करने वाला एक तकनीकी कर्मचारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्षों में कोई आर्थिक मंदी नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया। बस इतना ही नहीं, अनुभवों की यह सूची असंख्य है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जिन धारणाओं, उद्देश्यों, पूर्व अनुमानों के साथ आप जीवन जीते हैं, वह मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम में से एक दूसरे से अधिक होशियार हैं या अधिक जानकारी रखते हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारे जीवन अलग अलग हैं, जो हमारे विविध और बराबरी के ठोस अनुभवों से रचे हैं। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव। संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0% 0.00001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए समान रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस करते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको निवेश कैसे करना चाहिए, आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, किसको कितना जोखिम उठाना चाहिए आदि। 1930 के अमेरिकी पारखी अपने किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों
अमेरिकियों को उनके शेष जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन अनुभवों में काफ़ी विभिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब एक एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उनके महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे महामंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं। मेरा परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक था और यह उस समय काफ़ी था। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे और हम बहुत घुमा फिरा करते थे। जो चीज़ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी वह बस यह थी कि मेरे पिता ने कुछ और मालिकों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेट भर सकें। मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता नहीं था और जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। यह 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। लोगों को लगा कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाल सकता है जिसने पिछली सदी के सबसे बड़े आर्थिक वृत्तांत की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसका क्षतिपूर्ण पूर्वक काफी हद तक का जेएफ के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के द्वारा हो गया। यह पिछली पीढ़ी में व्यापक एक दूसरा भावनात्मक अनुभव था जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हुबर्ट हम्फ्रे के पास नहीं था। हमारे सामने चुनौती यह थी कि अध्ययन या ग्रहणशीलता की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महामंदी में मैं अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहे होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में यह अनुभव किया। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह सब अनुभव किया यह नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा व्यक्ति स्टॉक खरीद कर रखने जैसे विषयों में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट उस भावना का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए अनुभव करोगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया ना हो कि आपके नतीजे को व्यक्तिगत तौर पर महसूस ना किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक दिन के मात्र का भी अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। 2006 के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्री अल्राइक और स्टीफन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस के 50 वर्ष के कार्य का अध्ययन किया, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी थी। परिकल्पना के अनुसार लोगों को अपने निवेश संबंधी निर्णय अपने लक्ष्यों और उस समय की उपलब्ध निवेश विकल्पों के अनुसार लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश निर्णय उनके उन अनुभवों से दृढ़तापूर्ण जुड़े होते हैं जो उनके अपने जीवन काल में देखे, मुख्यतः शुरुआती व्यस्तता में। अगर आप ऐसे समय में बड़े हुए जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, तो आप आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में कम निवेश करेंगे उनके मुकाबले जो कम मुद्रास्फीति के समय में पले बढ़े। यदि आप ऐसे समय में पले बढ़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था, तो आप आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में अधिक निवेश किया उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट में कमजोर होने के समय पले बढ़े। अर्थशास्त्रियों के अनुसार हमारी खोज दर्शाती है कि एक निवेशक की जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, न तो बुद्धिमत्ता, न शिक्षा और न ही परिष्करण। मात्र संयोग है कि आप कब और कहाँ जन्मे। फाइनेंशियल टाइम ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार किया। ग्रॉस मानते हैं कि आज वे जहां हैं वहां नहीं होते अगर वे एक दशक पहले या बाद जन्मे होते, लेख का कहना था। ग्रॉस के कैरियर ने दहती ब्याज दरों के साथ अच्छा मेल खाया, जिससे बॉन्ड की कीमतों के को अनुवाद मिल गया। इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले अवसर प्रभावित होते हैं, इससे जब वे अवसर आपकी ओर आते हैं तो उन अवसरों के बारे में आपकी सोच भी प्रभावित होती है। ग्रॉस के लिए बॉन्ड पैसा बनाने की मशीन के समान थे।
उनके पिता की पीढ़ी के लिए जो मुद्रास्फीति की ऊंची दरों के समय बड़े हुए और उसे झेला, बॉन्ड धन भस्मक प्रतीत होंगे। धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभवों में जो अंतर है वह छोटा नहीं है, उन लोगों के बीच भी जहां आपको यह अनुभव एक जैसे लगे। अब स्टॉक को ही लीजिए। अगर आपका जन्म 1970 में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय S&P 500 लगभग 10 गुना बढ़ा। मुद्रास्फीति समायोजित हो, यह एक अद्भुत प्रतिफल है। अगर आपका जन्म 1950 में हुआ, तो मार्केट आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय मुद्रास्फीति समायोजित होकर कहीं भी नहीं गया। लोगों को यह दो अलग-अलग समूह अपने जन्म के का वर्ष अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर विविध दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। अगर आपका जन्म 1960 में अमेरिका में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय जब आप अपने युवा संवेदनशील वर्षों में अर्थव्यवस्था के ज्ञान का आधार विकसित कर रहे थे, मुद्रास्फीति ने कीमतें 3 गुना बढ़ा दी। यह बहुत होता है। आपको गैस लाइनें और वेतन याद करते हैं, वेतन जो पिछली बार के मुकाबले में और कम दिन चलता है। लेकिन यदि आपका जन्म 1990 में हुआ, आपको पूरे जीवन में मुद्रास्फीति की दर इतनी कम रही कि शायद कभी इसका विचार आपको छूकर भी ना गुजरा हो। अमेरिका का राष्ट्रव्यापी बेरोजगार नवंबर 2009 में 10% था, लेकिन 16 से 19 वर्ष के अफ्रीकी अमेरिकी किशोरों के बीच यह बेरोजगार दर 49% थी। 45 वर्ष से अधिक आयु की कॉकेशियन महिलाएं जिनके पास कॉलेज डिग्री थी, उनके लिए यह दर 4% थी। जर्मनी और जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थानीय स्टॉक मार्केट का पूरी तरह से सफाया हो गया। पूरे क्षेत्र बमबारी से नष्ट हो गया। युद्ध के अंत में जर्मन खेतों में मात्र इतना ही अनाज उत्पन्न हो रहा था कि देश के नागरिकों का प्रतिदिन 1000 कैलोरी का उपयोग कर सकें। अब इसकी तुलना यूएस से करें, जहां स्टॉक मार्केट 1941 से 1945 के बीच 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया और वहां की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों में सबसे दृढ़ हो गई। इन दोनों समूहों के सदस्यों में से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता कि वे अपना जीवन मुद्रास्फीति के बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण के साथ बिताएंगे, या फिर स्टॉक मार्केट या बेरोजगार या आमतौर पर पैसों के बारे में। किसी को भी उनसे वित्तीय जानकारी पर समान रूप से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे समान प्रेरकों से प्रभावित होते हैं। किसी को भी यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक सरल स्रोत से मिलने वाली सलाह पर विश्वास करेंगे। क्या मायने रखता है, क्या बहुमूल्य है और आगे क्या होने वाला है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे इन सब विषयों पर एक दूसरे से सहमत होंगे। धन दौलत को लेकर उनकी धारणाएं अलग अलग दुनिया में विकसित हुई, और जब ऐसा होता है, धन को लेकर जो धारणा एक समूह को घेर लेंगे वह दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रख सकती है। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स में महाकाय ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन की कार्य परिस्थिति पर एक वृत्तांत किया। परिस्थितियां अक्सर घोर होती हैं। पाठक उचित रूप से नाराज थे, लेकिन इस कहानी पर एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चाइनीज कर्मी के भांजे की ओर से आई, जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था, मेरी आंटी ने कई साल वहां काम किया, जिसे अमेरिकी स्वेट शॉप यानी शोषण करने वाली दुकान कहते हैं। यह बहुत मेहनत का काम था। लंबे घंटे, कम मेहनताना, खराब कार्य परिस्थितियां। क्या आप जानते हैं कि वहां काम करने से पहले मेरी आंटी क्या करती थी? उस पुराने जीवन शैली की तुलना में एक स्वेट शॉप में काम करने का विचार मेरे अनुसार एक सुधार है। मैं जानता हूं कि मेरी आंटी कुछ चिल्लर के लिए कई पुरुषों द्वारा अपने शरीर का शोषण करने की बजाय कुछ डॉलर के लिए कुछ दुष्ट पूंजीपति मालिकों के हाथों शोषित होना पसंद करेंगी। इसलिए मैं बहुत से अमेरिकियों की सोच से नाराज हूँ। हमारे पास पश्चिमवासियों जैसे अवसर नहीं हैं। हमारी सरकार संरचना अलग है। यह देश अलग है। हाँ, फैक्ट्री में काम काम में कड़ी मेहनत लगती है। क्या यह बेहतर हो सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस तरह से अमेरिकी नौकरियों की तुलना करें। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब निकाला जाए। मेरा एक हिस्सा इसका तीक्ष्ण रूप से विरोध करना चाहता है, लेकिन मेरा एक और हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन मुख्यतः यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार अलग-अलग अनुभव किसी विषय पर इतनी विविध धारणाओं को जन्म देते हैं।
कि एक गुट को सहज ही लगता है कि सब श्रेय या श्याम होना चाहिए। धन दौलत को लेकर जब भी लोग कोई निर्णय लेते हैं, उस क्षण में उपलब्ध जानकारी को अपने अद्वितीय दिमाग मॉडल में डालते हैं, जो उन्हें यह बताता है कि दुनिया कैसे चलती है, और इसके आधार पर उस निर्णय को उचित ठहराते हैं। वे लोग अपनी जानकारी में गलत हो सकते हैं, उनकी जानकारी अधूरी हो सकती है, वे गणित में अनिपुण हो सकते हैं, वे विभिन्न मार्केटिंग की बातों में आ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही ना हो कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के नतीजे को गलत तरह से आंक सकते हैं। ओह, क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन हर वह निर्णय जो लोग लेते हैं, वह उनके लिए मायने रखता है और उनके अनुसार सभी आवश्यक पहलुओं की पूर्ति करता है। वे खुद को ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें वे क्या कर रहे हैं और क्यों, इसका वर्णन होता है, और यह कहानी उनके खुद के अद्वितीय अनुभव से रचित होती है। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए, लॉटरी के टिकट। अमेरिकी लोग फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा, किताबों के कुल खर्च से अधिक पैसा उन पर खर्च करते हैं। और उन्हें कौन खरीदता है? मुख्यतः गरीब लोग। यूएस में न्यूनतम आय पर परिवार प्रतिवर्ष औसतन $412 लॉटो टिकट पर खर्च करता है, जो उत्तम आय परिवारों से 4 गुना अधिक है। 40% अमेरिकी आपदा के समय $400 नहीं जुटा पाते, जिसका अर्थ यह है कि वे लोग जो लॉटरी में टिकट के लिए $400 खर्च करते हैं, वे सामान्यतः वही लोग हैं जो कहते हैं कि आपदा के समय वे $400 का प्रबंध नहीं कर सकते। वे अपने सुरक्षा तंत्र को एक ऐसा संयोग के लिए नष्ट कर रहे हैं जिसके सच होने की संभावना लाखों में से बस एक है। यह मुझे मूर्खतापूर्ण लगता है। यह शायद आपको भी मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन मैं न्यूनतम आय परिवार में से नहीं हूँ, और शायद आप भी नहीं। इसलिए हम में से काफ़ी लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि न्यूनतम आय लॉटरी टिकट खरीदारों के लिए अवचेतन मन में क्या तर्क चलता है। अगर थोड़ा जोर डालें तो आप कल्पना कर सकेंगे कि यह कुछ इस प्रकार होता है। हम एक पगार से दूसरी पगार के बीच में किसी तरह जीते हैं, और बचत की तो दूर तक की संभावना नहीं। अच्छे वेतन की नौकरी मिलने की भी कोई संभावना नहीं। हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते, और ना ही नई कार, स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षित इलाके में घर का इंतजाम कर सकते हैं। हम बिना कमर तोड़ने वाले ऋण के अपने बच्चों को कॉलेज में भर्ती नहीं करा सकते। आप में से जो लोग वित्त संबंधी किताबें पढ़ते हैं, आपके पास वह सब कुछ हो या तो पहले से है, या उसे पाने की अच्छी संभावना है जो हमारे पास नहीं हो सकता। लॉटरी टिकट खरीदना ही हमारे जीवन का वह पल है जब हम ठोस रूप से यह सब पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके पास है और जिसे आप महत्व नहीं देते। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं, और आप यह नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से ही एक सपना जी रहे हैं, और इसलिए हम आपसे ज़्यादा लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमत होने की आवश्यकता नहीं। जब आप दिवालिया हों, लॉटो टिकट खरीदना बुरा विचार नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लॉटो टिकट की बिक्री क्यों चलती रहती है, और यह विचार जो आप कर रहे हैं कि वह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे हमारे कई वित्त संबंधी निर्णयों के आधार का अनावरण होता है। कुछ लोग वित्तीय निर्णय पूर्ण रूप से एक स्प्रेडशीट के द्वारा करते हैं। वे खाने की मेज पर या कंपनी की किसी मीटिंग में उन्हें बनाते हैं। ऐसे स्थान जहां व्यक्तिगत इतिहास, संसार के प्रति आपका अद्वितीय दृष्टिकोण, अहंकार, अभिमान, मार्केटिंग और विचित्र प्रेरक के साथ मिलकर एक ऐसा वृत्तांत बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। एक अन्य पहलू जो यह स्पष्ट करने में सहायता करता है कि वित्तीय निर्णय क्यों इतने कठिन होते हैं और क्यों इनमें इतना दुराचार होता है, वह यह समझना है कि यह विषय काफी नया है। धन दौलत तो काफी समय से हमारे चारों ओर है। ऐसा माना जाता है कि लीडिया, जो अब तुर्की का भाग है, वहां के राजा एलियटस ने 600 ईस्वी पूर्व में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाई। लेकिन वित्तीय निर्णयों का आधुनिक आधार बचत और निवेश ऐसी संधारणाओं पर आधारित है जो अभी नवजात है। अब सेवानिवृत्ति को ही लीजिए। 2018 के अंत में यूएस के सेवानिवृत्ति खातों में $27 ट्रिलियन की राशि थी, जिसके अनुसार यह आम निवेशकों की बचत और उनके निवेश निर्णयों का मुख्य चालक था। लेकिन सेवानिवृत्त होने की पूरी संधारणा अधिक से अधिक 2 पीढ़ी पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकी अपनी मृत्यु तक काम किया करते थे।
यह अपेक्षा भी थी और वास्तविकता भी थी। 1940 तक 65 वर्ष और उसके अधिक आयु के पुरुष की श्रमिक वर्ग में भागीदारी दर 50% थी। सामाजिक सुरक्षा ने इसे बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसके शुरुआती लाभ एक समुचित पेंशन की तुलना में कुछ खास नहीं रहे। जब ईडा ने फुलर ने 1940 में अपना पहला सामाजिक सुरक्षा चेक कैश कराया, उसका मूल्य 22.54 था। यह मुद्रास्फीति से समायोजित होकर $14। 1980 तक पहुंचने के बाद ही सेवानिवृत्त लोगों के लिए औसत सामाजिक सुरक्षा चेक बढ़कर $1000 प्रति माह हुआ। मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद सेंसस ब्यूरो के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के एक चौथाई अमेरिकी 1960 के दशक के अंत तक गरीबी में जी रहे थे। ऐसी एक प्रचारित धारणा है कि सभी को निजी पेंशन मिला करती थी, लेकिन यह बेतहाशा रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण है। एम्प्लॉयड बेनिफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 65 वर्षीय या और उससे अधिक आयु के लोगों में से सिर्फ एक चौथाई को 1975 में पेंशन आय मिला करती थी। उस भाग्यशाली अल्पसंख्यक वर्ग में घरेलू आय का मात्र 15% पेंशन में आता था। 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेवानिवृत्त होने की बढ़ती लालसा और सतत असमर्थता के बारे में लिखा। एक पुरानी कहावत को अलग तरह से व्यक्त करें तो सेवानिवृत्ति के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ही इस बारे में कुछ करते हैं। 1980 तक यह धारणा सुदृढ़ नहीं हुई थी कि हर कोई सेवानिवृत्ति के योग्य है और हर किसी को एक गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति मिलनी चाहिए, और तब से लेकर उस गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति को पाने का उपाय यही अपेक्षा रही कि हर कोई अपनी खुद की आय से बचत करके उसे निवेश करे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि यह विचार कितना नया है। 401 के अमेरिकी सेवानिवृत्ति के बचत माध्यम का आधार 1978 तक अस्तित्व में नहीं आया था। रोथ IRA 1978 तक नहीं जन्मा था। अगर यह एक व्यक्ति होता तो अब तक मुश्किल से मद्यपान करने की आयु तक पहुंचा होता। किसी को भी इससे अचरज नहीं होना चाहिए कि हम में से काफी लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश में अच्छे नहीं हैं। हम मूर्ख नहीं हैं, हम सब बस नौसिखिए हैं। कॉलेज के लिए भी यही लागू होता है। 25 वर्ष से अधिक आयु के अमेरिकियों में स्नातन डिग्री रखने वालों की संख्या 1940 में 20 में से 1 से भी कम के मुकाबले 2015 में 4 में से 1 तक पहुंच चुकी है। इस समय के दौरान औसत कॉलेज ट्यूशन में मुद्रास्फीति में समायोजित होकर लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कुछ इतना बड़ा और महत्वपूर्ण जिसने इतने कम समय में समाज को इतने गंभीर रूप से प्रभावित किया। इससे पता चलता है कि उदाहरण के तौर पर पिछले 20 वर्षों में लोगों ने विद्यार्थी ऋणों को लेकर इतने खराब निर्णय क्यों लिए हैं। हमारे पास दशकों का एकत्रित अनुभव तक नहीं है जिससे हम सीखने का प्रयत्न मात्र कर सकें। हम बस जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। सूचकांक कोष पर भी यही लागू होता है, जिसे शुरू में अभी 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। बचाव कोष पर भी यही हाल है, जिसे अब से 25 वर्ष पहले तक शुरू भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उपभोक्ता ऋण का व्यापक प्रयोग जैसे बंधक क्रेडिट कार्ड और कार लोन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक भी शुरू नहीं हुए थे, जब तक GI बिल ने लाखों अमेरिकी नागरिकों के लिए ऋण लेना आसान नहीं किया। कुत्तों को 10,000 वर्ष पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन वे अपने प्रचंड पूर्वजों का कुछ बर्ताव अब तक बनाए रखे हैं। और हम, जिन्हें आधुनिक वित्त सिस्टम में मात्र 20 से 50 वर्ष का अनुभव है और फिर भी बखूबी अनुकूलित होने की आशा करते हैं, एक ऐसे विषय के लिए जो भावना बनाम तथ्य से प्रभावित होता, यह एक समस्या है। और इससे यह समझने में मदद मिलती है कि हम धन दौलत के साथ वैसा क्यों नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम सब पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं, और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है, लेकिन मूर्ख कोई नहीं है। हम सब अपने अद्वितीय अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं जो उस क्षण के लिए हमारे लिए मायने रखता है। आइए अब मैं आपको बिल गेट्स के अमीर बनने की कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है कि कोई भी मूर्ख नहीं है, और यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होता है, भाग्य और जोखिम।